नमस्कार दोस्तों, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। बिहार चुनाव में एनडीए की बम्पर जीत के बाद उत्तर प्रदेश में राजनीतिक हलचल तेज होती जा रही है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव लगातार भाजपा और एनडीए पर हमलावर है। वो भाजपा पर लोकतंत्र को बंधक बनाने, सत्ता और सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करने, वोटों की डकैती करने जैसे आरोप लगातार लगा रहे हैं। बिहार में आरजेडी यानी तेजस्वी यादव की जो पार्टी है, उसके कार्यकर्ताओं के रवैये को लेकर हो रही टिप्पणियों, जो कि ज़्यादातर सोशल मीडिया पर हो रही हैं या फिर चर्चाओं में भी हो रही हैं, उन टिप्पणियों के जवाब भी अखिलेश यादव अपने अंदाज में दे रहे हैं। हालांकि कुछ लोगों का ये मानना है कि इस बहाने वो उत्तर प्रदेश में अपने कार्यकर्ताओं को संदेश दे रहे हैं। बहरहाल, बिहार नतीजों का असर अब यूपी में पंचायत चुनाव से लेकर 2027 के विधानसभा चुनाव तक पड़ना तय माना जा रहा है। तो अखिलेश यादव के संदेशों, टिप्पणियों और उत्तर प्रदेश की सियासी हलचल पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर कुमार अभिषेक। हाल में न्यूज़ 24 के पत्रकार राजीव रंजन के एक वीडियो को हमने देखा सोशल मीडिया पर। उस वीडियो का एक हिस्सा जिसमें वो तेजस्वी यादव की पार्टी के कार्यकर्ताओं के दबंग रवैये का जिक्र कर रहे हैं, अखिलेश यादव ने उसे पोस्ट करते हुए एक लंबा संदेश लिखा। उस संदेश में वो पत्रकार को एक सलाह देते हुए, ताकीद करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि वो अपने कार्यकर्ताओं को संदेश दे रहे हैं कि भाई, ये जो जिस तरह के रवैये का जिक्र हो रहा है, इसे आप ध्यान में रखें, ये हमें नहीं करना है। क्या है, वो पत्रकार को संदेश दे रहे हैं, कार्यकर्ताओं को संदेश दे रहे हैं? और जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं भी देखा है, उनके लिए वो संदेश क्या है, अगर आप थोड़ा सा हमें बता सकें। नीरज, देखिए, निश्चित तौर पर वो वीडियो के जरिए अपने कार्यकर्ताओं तक सीधा संदेश पहुंचा रहे हैं कि जो बिहार में हुआ है, कम से कम उनके कार्यकर्ता उन चीजों का ध्यान रखें। कहीं ना कहीं उस वीडियो में जो बात राजीव रंजन ने कही है, न्यूज़ 24 के पत्रकार हैं, हमारे भी मित्र हैं, अखिलेश यादव एक एक जो कदम है फूंक फूंक कर रखते हैं। कोई भी चीज अपने ट्विटर पर या सोशल मीडिया पर यूं ही नहीं डाल देते, उसके पीछे कुछ ना कुछ वजह होती है। अमूमन पत्रकारों के ट्वीट को न तो लाइक करते हैं, न रीट्वीट करते हैं। ये जरूर है कि अगर किसी अखबार ने या किसी टीवी चैनल ने या किसी मीडिया संस्थान ने कोई ऐसी खबर लिखी हो या उस पर कुछ ऐसा पोस्ट किया हो, तो वो सरकार को घेरने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस वीडियो को जो भी देखेगा या जिसने भी राजीव रंजन के उस एक्सप्लेनर को सुना होगा, वो ये समझ जाएगा कि अखिलेश यादव इस वीडियो के जरिए कहना क्या चाहते हैं। दरअसल जब से बिहार चुनाव खत्म हुआ है, तमाम नजरें यूपी पर टिकी हैं, क्योंकि बिहार में आरजेडी को लेकर के बहुत चर्चा थी कि सरकार बनाएंगे, 20 साल के बाद वापस आएंगे, और सरकार वापस नहीं आई। अखिलेश यादव सहित तमाम जो इंडिया गठबंधन के लोग थे, सबने मेहनत की, और अखिलेश यादव ने तो खासा मेहनत किया था। लेकिन जो बात राजीव रंजन ने कही कि वो जब कवर कर रहे थे और जब अखिलेश यादव की रैली में वो जाते हैं, उन्होंने कई रैलियां देखी, और उन रैलियों में जब वो मोटरसाइकिल सवार 10, 20, 50, 100 लोगों को जाते देखा, और राहगीरों से जब उन्होंने पूछा तो बोले कि बेशक 6-7 हजार लोग उन रैलियों में जा रहे हो, लेकिन आते जाते ये लोग 10,000 वोट दूसरी तरफ यूनाइट करते जा रहे थे। तो इसका मतलब ये था कि जिस तरीके की दबंगई आरजेडी ने की, आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने, उनके समर्थकों ने की, इसका बड़ा नेगेटिव असर पड़ा है। तो अखिलेश यादव ने निश्चित तौर पर, अगर आप उस पोस्ट को देखेंगे, तो उन्होंने उतना हिस्सा उस एक्सप्लेनर का निकाला है, और उसके बाद उसमें यह भी लिखा है कि पत्रकार ये भी दिखाएं उत्तर प्रदेश सरकार में और क्या क्या गड़बड़ियां हैं वो भी दिखाएं। ये जरूर है कि वो नीचे की बातों को सत्ता पर लाते हैं। ये तमाम बातें उन्होंने लिखी हैं। तो अखिलेश यादव के इस पोस्ट का मतलब सीधा संदेश अपने कार्यकर्ताओं तक पहुंचाना था कि देख लो, अगर इस तरीके से अगर तुम लोगों ने किया तो वही हश्र हो सकता है जो बिहार में तेजस्वी और आरजेडी का हुआ। तो मुझे लगता है कि बड़ा साफ संदेश है, उसमें कहीं कोई एम्बिग्यूटी नहीं मुझे दिखाई दे रही है। अखिलेश यादव पिछली बार भी अगर आप देखें तो उनको लगता है कि वो सरकार बनाते बनाते चूक गए, और उसमें भी उनके जो
कार्यकर्ता, उनके जो नेता या उनके जो समर्थक हैं, मानना है कि उनका बड़ा रोल है, क्योंकि जब वो अग्रेसिव होते हैं तो बाकी जो दूसरी बिरादरियां हैं, जातियां हैं, वो कहीं ना कहीं खिलाफ होती हैं, यूनाइट होती हैं, और बीजेपी और दूसरे जो एनडीए के घटक दल हैं उनको उसका फायदा होता है। तो मैं इस वीडियो से, उनके इस ट्विटर से यही समझ पा रहा हूं कि अखिलेश यादव ने अपने कार्यकर्ताओं को संदेश दिया है, क्योंकि अमूमन इस तरीके के वीडियो नहीं डालते किसी भी पत्रकार के एक्सप्लेनर को, लेकिन उन्होंने डाल करके अपने लोगों तक वो तमाम बातें पहुंचाई हैं कि सुन लो, देख लो ये क्या कह रहा है, और इसमें सच्चाई है, ये 100% सही है, और आप लोग कम से कम इससे बचें। इसमें एक चीज और है कि अखिलेश यादव के चूंकि जितने कार्यकर्ता हैं, अगर वो ट्विटर पर हैं या अगर सोशल मीडिया पर हैं, तो वो सब अखिलेश यादव को फॉलो करते हैं। तो ऐसी स्थिति में कुछ भी पोस्ट अगर अखिलेश यादव करते हैं तो वो सीधा एक एक कार्यकर्ता के मोबाइल तक पहुंचता है। तो इसकी एक बड़ी मैसेजिंग है। अमूमन मैंने कहा कि इस तरीके की चीजों को नहीं पोस्ट करते, लेकिन चूंकि इसमें एक बड़ा मैसेज उनके तमाम कार्यकर्ताओं के लिए छिपा है, उनके अपने राजनीतिक हित के लिए छिपा है, तो उन्होंने इसे पोस्ट किया है, और इस पोस्ट के माध्यम से उन्होंने बताया और दिखाया है कि भाई ऐसी चीजें कम से कम हमारे कार्यकर्ता इससे दूर रहें। मैं आपको एक बात और इसमें जोड़ ही दूं कि आप देखेंगे तो पिछले कई सालों से अखिलेश यादव लगातार हर दिन अपने दफ्तर में मीटिंग करते हैं, किसी न किसी पार्टी विंग की मीटिंग, कोई ना कोई पार्टी के संगठन की मीटिंग, कार्यकर्ताओं की मीटिंग, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। और हर मीटिंग में वो दो बातें जरूर सलाह देते हैं कि भाई आप लोगों को ऐसा नहीं करना है कि आपकी वजह से कोई किसी दूसरे को कोई तकलीफ हो, यानी कि दूसरी बिरादरियां आपसे जुड़े, इसका आप ख्याल रखें, न कि आपसे डरें या आपसे घबरा करके वो दूसरी तरफ चली जाए। तो ये सब चीजें एक उनके चुनाव के 2027 के प्लान का भी हिस्सा है कि अपने कार्यकर्ताओं को कंट्रोल कैसे किया जाए। मुझे लगता है कि ये जो पोस्ट है उसी का एक हिस्सा है। वैसे तो बिहार के नतीजों के बाद बीजेपी नेताओं की तरफ से लगातार टिप्पणियां आ रही हैं जैसी, लेकिन मैं केशव मौर्य की एक टिप्पणी का जिक्र करूं जिसमें उन्होंने लिखा कि मगध जीता अवध भी जीतेंगे, जो एक तरीके से जवाब था अखिलेश यादव का, जिसमें अखिलेश यादव ने कहा था कि अवध जीता मगध भी जीतेंगे। जीतने के बाद, बिहार जीतने के बाद केशव मौर्य ने लिखा मगध जीता अवध भी जीतेंगे, 2027 में 2017 को दोहराएंगे। और आगे उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ने जंगल राज, कट्टावाद, परिवारवाद को पूरी तरह से रिजेक्ट किया है। मेरा सवाल ये कि क्या आपको लगता है कि अखिलेश यादव को ये इस बात की चिंता है, या फिर अखिलेश यादव को छोड़ भी दें? क्या आपको लगता है कि बीजेपी जिस तरीके से एक जंगल राज के एक नैरेटिव का इस्तेमाल बिहार में किया गया तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी के खिलाफ, इस तरह इसी हथियार का इस्तेमाल अखिलेश यादव के खिलाफ यूपी में करेंगी? इस बात को लेकर अखिलेश यादव संजीदा हैं? निश्चित तौर पर देखिए, बीजेपी मेरा सप्लीमेंट्री सवाल है, पहले ही सवाल के साथ ही सप्लीमेंट्री सवाल है, लेकिन अगर वो करेंगी तो मेरा ये सवाल है कि क्या 2022 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव के प्रदर्शन और 2024 में अखिलेश यादव के प्रदर्शन के आधार पर हमें यह नहीं मानना चाहिए कि यूपी के लोग इस तरह के आरोपों से अखिलेश यादव को बरी कर चुके हैं? देखिए, ये तो अभी कहना मुश्किल है कि क्या सचमुच यूपी के लोगों ने मान लिया है कि इस तरह की चीजें बिल्कुल अखिलेश यादव के शासन में नहीं होंगी, या वो आएंगे तो नहीं होंगी। चूंकि कार्यकर्ता या फिर जो समर्थक हैं वो किस तरीके से वो बिहेव करेंगे ये कहना मुश्किल है, लेकिन अगर आप पूरा एक विमर्श देखें तो बीजेपी का पूरा विमर्श इस पर होता है कि अखिलेश यादव का शासन हो या समाजवादी पार्टी का शासन हो, वो इसे गुंडा राज के प्रतीक के तौर पर हमेशा कहते रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहने का मतलब उनका यही है कि भाई कोई सरकार का अपना तो कुछ होता नहीं, ना ही कोई नेता इस तरीके से होता है कि अखिलेश यादव होंगे कि जाओ तुम ऐसा करो। लेकिन समर्थकों का जो एक जोश जुनून है वो निश्चित तौर पर ऐसा हो जाता है कि फिर वो दूसरों को बड़ा परेशान कर देता है, और इसका बड़ा नुकसान पॉलिटिकल होता है। आपने चूंकि जिक्र किया केशव प्रसाद मौर्य का, तो केशव प्रसाद मौर्य हमेशा इस मुद्दे पर इसी तरीके से मुखर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अगर आप सुनेंगे, जब भी आरजेडी की, जब भी समाजवादी पार्टी की बात आएगी, सदन के भीतर भी वो बहुत आक्रामक रहते हैं समाजवादी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं के बिहेवियर को लेकर के।
और अगर आप देखें तो उनके एक नहीं कई बयान हैं जब वो एक तरीके से पूरा का पूरा गुंडा राज उसे बताने में कहीं हिचकते नहीं, सदन के भीतर बोलते हैं। तो समाजवादी पार्टी को भी लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो, चूंकि बिहार में जंगल राज और यहाँ पर उसको गुंडा राज का की तरह से बीजेपी वाले संबोधित करते हैं, तो कहीं यह ना हो कि वो उनके साथ चिपक जाए, जैसा तेजस्वी के साथ इस बार चिपक गया। हटना वो हटने का नाम नहीं ले रहा है कि कोई 20 साल तक शासन करे, और सिर्फ इस खौफ से कि जंगल राज जंगल राज जंगल राज की बात हो जाए और वो आदमी चुनाव हार जाए। बहुत सारे और फैक्टर होंगे, लेकिन ये भी एक बड़ा फैक्टर है, ये मैं भी मानता हूं। देखिए, केशव प्रसाद मौर्य ने जो बातें कही वो निश्चित तौर पर एक जवाब था कि मगध भी जीता है और अवध भी जीतेंगे। ठीक है, अवध में 2024 में अखिलेश यादव ने हराया, लेकिन केशव मौर्य को लेकर एक और खबर आ रही है, अगर आपने अभी देखा हो तो केशव मौर्य को वहां पर बीजेपी के नेता, विधायक दल का नेता चुनने और बीजेपी का नेता चुनने का पर्यवेक्षक उनको बनाया गया है। उनके साथ अर्जुन राम मेघवाल सह पर्यवेक्षक के तौर पर हैं, साध्वी निरंजन सह पर्यवेक्षक के तौर पर हैं। तो एक मैं चूंकि ये एक इंफॉर्मेशन के तौर पर शेयर कर रहा हूं कि उत्तर प्रदेश को लेकर के किस तरीके से बीजेपी या बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व 2027 को लेकर संजीदा हो रहा है, इसकी ये बानगी भी है। आप एक नाम केशव प्रसाद मौर्य को देख लीजिए, जो कि सह प्रभारी थे और इस बार पर्यवेक्षक होंगे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल उनके साथ सह पर्यवेक्षक होंगे। और अगर आप देखें तो साध्वी निरंजन जो है वो निषाद बिरादरी से आती हैं, उनको भी साथ में सह पर्यवेक्षक बनाया गया है। तो बीजेपी उत्तर प्रदेश को लेकर अभी से, जिसे कहते हैं बिल्कुल निशाना लगा के बैठ जाना, तो अगर इन नियुक्तियों को देखें तो ये एक तरीके से 27 के निशाने पर हैं। जिस तरीके से केशव मौर्य ने लड्डू वाली बात कह दी कि अब आपको मैं लड्डू खिलाऊंगा, सतरंगी लड्डू खिलाऊंगा, आपने पूछा था लड्डू कब खिला रहे हैं। जिस तरीके से कह दिया कि अब तो मगध जीत लिया है, अवध भी जीतेंगे। और जिस तरीके से एक आरजेडी के हार के पीछे एक जंगल राज का जो विमर्श खड़ा है वो उसके पीछे दिखता है। तो मुझे लगता है कि बीजेपी बहुत कैलकुलेटिव तरीके से, बहुत सोच समझ करके अब यूपी की तरफ भी कदम बढ़ा रही है। और उसमें ये तमाम नियुक्तियां अगर आप देखें, जिसमें 2 यूपी की हैं, केशव प्रसाद मौर्य और साध्वी निरंजन, और दोनों ओबीसी जातियों से आते हैं, और साध्वी निरंजन ज्योति तो निषाद अति पिछड़ी बिरादरी से आती हैं। तो एक बड़ी ये मैसेजिंग है जो कि मुझे दिखाई दे रही है। हाँ, ये जरूर है कि 2022 और 2024 जिसका आपने जिक्र किया, निश्चित तौर पर 2022 में कोई कुछ भी कह ले, ये मान रहे थे समाजवादी पार्टी के लिए वो जीत रहे हैं, लेकिन अगर आप उस वक्त जीत का आंकड़ा देखें तो बीजेपी की बड़ी जीत थी, कम 2/3 से भी ज्यादा, 2/3 की जीत थी, 250 से ज्यादा का आंकड़ा। 2024 बेशक बीजेपी हारी है, लेकिन बीजेपी एक चुनाव हार जाए और फिर अगला चुनाव भी हार जाए, ये बड़ा रेयर दिखता है। अगर आप देखें तो अगर विधानसभा के चुनाव देख लें, उत्तर पार्लियामेंट के चुनाव देख लें, कि लगातार 2 बार मुझे हाल के दिनों में बीजेपी हारती दिखाई नहीं दी। हाँ, हिंदी बेल्ट में आप कहते हैं, हिंदी बेल्ट में, हाँ बिल्कुल, अभी तो हिंदी बेल्ट की ही पार्टी है। तो इसका मतलब ये नहीं कि नहीं हारती, लेकिन मुझे लगता है बहुत तेजी से वो सीखती है और बहुत तेजी से उस पर काम करती है। तो ये जितने बदलाव अभी आपको दिखाई दे रहे हैं, मुझे लगता है कि 2027 को ध्यान में रख करके, तो ये मान लेना कि 2024 में बीजेपी हारी है तो 2027 में हार ही जाएगी, ये बहुत मुश्किल है, कहना मुश्किल है। और चाहे आप समाजवादी पार्टी के लोगों से बात कर लें, उनके नेताओं से बात कर लें, इस रिजल्ट के बाद से सभी नेताओं के अंदर ही अंदर होश उड़े हुए हैं कि पता नहीं 27 में क्या होगा, क्योंकि वो 24 के बाद से 27 को लेकर के थोड़े आश्वस्त थे कि अब हम बीजेपी को हरा लेंगे। लेकिन कहते हैं ना कि वो एक चुनाव मशीन है, जो बीजेपी जो कि हर चुनाव को उसी तरीके से लड़ती है, तो आसान नहीं है। और अखिलेश यादव के चाहे जितने भी पोस्ट इस वक्त देख रहे हैं, सब उसी दिशा की ओर इशारा कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल सही बात है। और महाराष्ट्र के बाद बिहार, तो कुछ लोग मजाक में ये कह रहे हैं, लिख रहे हैं कि बीजेपी शायद ये चर्चा ही खत्म कर देगी कि जीतेंगी या हारेंगे। अब वो चर्चा इस बात की होगी कि बीजेपी कितने से हराएगी, कितने से जीतेगी। तो ये तो बात सही है कि इस जीत ने एक अलग तरह का एक नैरेटिव खड़ा किया है, लोगों को चौंकाया भी है, हैरान भी किया है। आपके इस जवाब से 2 सवाल जो मेरी लिस्ट में नीचे थे ऊपर आ गए हैं।
तो आपने केशव मौर्य का जिक्र किया, उन्हें पर्यवेक्षक बनाने का जिक्र किया। क्या बिहार चुनाव के सह प्रभारी केशव मौर्य, यूपी में उनका कद बढ़ने जा रहा है बिहार के शानदार प्रदर्शन के बाद? देखिए, उनका कद तो बढ़ने जा रहा है, लेकिन यूपी में बढ़ने जा रहा है कि नहीं, ये कहना बड़ा मुश्किल है। मुझे लगता है बीजेपी में उनका कद बढ़ने जा रहा है। अब वो कद बढ़ करके कहां जाएगा ये नहीं कह सकते। इसके बारे में कोई आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, क्योंकि जिस तरीके से सब प्रभारी के तौर पर रहे, सब धर्मेंद्र प्रधान प्रभारी बनकर आए और इतनी बम्पर जीत निकल करके आई है, जिसने निश्चित तौर पर श्रेय तो सबको दिया है। दूसरी बात यह है कि केशव प्रसाद मौर्य यूपी में जब प्रदेश अध्यक्ष थे तब भी बहुत बम्पर जीत हुई थी। महाराष्ट्र के भी सह प्रभारी हुआ करते थे कभी, तब भी बहुत बम्पर जीत हुई थी। तो एक इनके साथ ये जुड़ा है कि जब भी इनको कहीं का प्रभारी बनाया जाता है या सह प्रभारी बनाया जाता है तो जीत साथ साथ आती है। लेकिन सह प्रभारी के तौर पर जीत हो जाना, जीत मिल जाना एक बात थी, लेकिन अब उनको वहां बिहार के अफेयर्स में देखा जाए तो और कद को बड़ा किया गया है। अर्जुन मेघवाल केंद्रीय मंत्री हैं और ये डिप्टी सीएम हैं। इनको पहले ही इनका कद बड़ा करके इनको पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं धीरे धीरे इनके कद को ऊपर किया जा रहा है, पार्टी इनके कद को ऊपर ले जा रही है। अब कद को ऊपर ले जाने के बाद कहां तक ले जाएगी, क्या करेगी, ये एक सवाल है। क्या कद को ऊपर ले जाने के बाद इन्हें कोई और बड़ी जिम्मेदारी संगठन की दिल्ली में मिलती है, दिल्ली में बड़ा पद मिलता है, उत्तर प्रदेश में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलती है, तो ये तमाम चीजें मुझे लगता है कि अब इस पर नजर रखनी होगी। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि क्या चीजें बीजेपी, क्योंकि बीजेपी खुद अपने फैसलों से चौंकाती है। पत्रकारों को, चाहे कोई भी हो, कोई ये दावा नहीं कर सकता कि इसके बाद क्या होगा। लेकिन एक जो ट्रेंड दिख रहा है वो साफ दिख रहा है कि उनके कद को बड़ा किया जा रहा है और डिजर्व भी करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ बड़ा किया जा रहा है, अगर वो डिजर्व करते हैं और उनके कद को बड़ा किया जा रहा है। जिस बिरादरी, जिस ओबीसी से वो आते हैं, बीजेपी के निशाने पर ओबीसी भी है कि भाई पिछले चुनाव में 2024 में ओबीसी टूटा था, निषाद बिरादरी टूटी थी, जिससे साध्वी निरंजन ज्योति है। तो मुझे लगता है कि 27 के लिहाज से बीजेपी अपना ओबीसी कार्ड खेलेगी। बीजेपी सभी ऐसे ओबीसी नेता जो उन्हें लगता है कि इनके कद को, उनके चेहरे को और बड़ा करना है, तो वो बड़ा करती हुई दिखाई देगी। और मुझे इस मामले में भी वही दिखाई दे रहा है। धीरज, आपने वो किया, साध्वी निरंजन ज्योति के ईबीसी होने का जिक्र किया। क्या पिछले 2-3 साल से अखिलेश यादव पीडीए के जिस पौधे में लगातार पानी डाल रहे थे और ये लग रहा था कि अब ये पौधे का तना बहुत मजबूत हो रहा है और 2027 में बीजेपी के लिए दिक्कत करेगा, क्या बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियों में बिहार चुनाव के बाद, जहां की जाति बिल्कुल जाति पर चुनाव पड़ता है, इसके बावजूद वहां पर बीजेपी ने इतनी बम्पर जीत और इतना बढ़िया स्ट्राइक रेट लेकर आई, क्या आपको लगता है कि अखिलेश यादव का पीडीए फॉर्मूला जो है वो खतरे में है, या कम से कम अखिलेश यादव को उस पर दोबारा नए सिरे से उसे सजाना संवारना पड़ेगा? नहीं, निश्चित तौर पर देखिए, बीजेपी को भी लगता है कि पीडीए उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। पीडीए एक शब्द नहीं है, एक नारा नहीं है, एक पूरा का पूरा विमर्श है, जिसके इर्द गिर्द समाजवादी पार्टी ने अपने पूरे कह सकते हैं कि 2027 के वो चुनाव को खड़ा करने जा रही है। पीडीए के बहुत सारे अलग अलग अर्थ निकाले गए हैं, लेकिन पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, यानी कि पिछड़ा, दलित और मुसलमान, ये उनके उस कोर में है अखिलेश यादव के। तो पीडीए अगर सीधे सीधे पीडीए पर आएंगे तो बीजेपी कहीं नहीं टिक पाएगी कि अगर पिछड़ा, दलित और मुसलमान को एक साथ कर लिया अखिलेश यादव ने, तो फिर बीजेपी के लिए बचता क्या है? फिर तो सवर्ण बचेंगे और तो कोई बचता नहीं है। बीजेपी को भी लगता है कि उनके इस पूरे कैंपेन के पीछे का भी हिस्सा यही है कि जो एमवाई समीकरण बीजेपी ने उनके लिए कर दिया कि ये मुसलमानों और यादवों की पार्टी है, अगर वो पिछड़ों, दलितों और मुसलमानों की पार्टी हो गई तो फिर उनके लिए क्या बचेगा? तो उनको काउंटर इसी पीडीए को करना है। तो पीडीए को काउंटर करने के लिए 2024 में जिस तरीके के नतीजे आए, उससे सबक लेकर किस तरीके से 2027 में अखिलेश यादव के सामने खड़ा होना है। मैं सामने खड़ा होना है इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बीजेपी 2000 जो पार्लियामेंट का चुनाव था उसमें बुरी तरीके से पिछड़ी थी और उम्मीदों से काफी नीचे चली गई।
इसलिए मुझे लगता है कि पीडीए फॉर्मूले के काट के लिए ही ये तमाम तैयारियां आपको इस वक्त दिखाई दे रही होंगी, चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य के कद को बढ़ाने का मामला हो, चाहे ईबीसी जाति में निषाद नेता के तौर पर साध्वी निरंजन ज्योति को भी इस बार आगे किया गया हो। तो अभी इसके बाद बहुत कुछ बदलना है, जैसे बिहार उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष बदलने हैं, पूरी अलग अलग इनकी कमेटियां बदलनी हैं, बहुत सारी नियुक्तियां होनी हैं, बीजेपी संगठन के जितने पद हैं वो बदलने हैं, मंत्रिमंडल विस्तार होना है। तो ये एक तरीके से आप इसको एक सिग्नल मान सकते हैं पीडीए को चुनौती देने के लिए बीजेपी की तैयारी क्या है। निश्चित तौर पर अखिलेश यादव पीडीए की बात कर रहे हैं और बीजेपी अब पीडीए को कर रही है, जो इनके अपने भीतर जो पिछड़ा दलित या फिर आप मान लें ईबीसी है, उनके नेताओं के कद को। अब ये बताइए, साध्वी निरंजन ज्योति तो पूरी तरीके से अभी कहीं चर्चा में भी नहीं थी, लेकिन अचानक से उनके नाम को बिहार में आप देख रहे हैं। तो बिहार में भी एक मल्लाह फैक्टर है, ये एक अलग बात है कि वहां भी एक मल्लाह फैक्टर है और बीजेपी हर तरीके से हर फैक्टर को कहीं ना कहीं टच करना चाहती है, उसको बुलाना चाहती है। लेकिन मैसेजिंग उत्तर प्रदेश में भी है। अब ये चीजें कल अखबारों में छपेंगी, ये चीजें लोगों तक पहुंच चुकी होंगी, सोशल मीडिया के जरिए जा रही होंगी। तो मुझे लगता है कि पीडीए का जवाब देने के लिए बीजेपी ने जिस तरीके से जो कदम उठाने चाहिए, मुझे लगता है यही सब वो छोटे छोटे कदम हैं जो धीरे धीरे वो उठा रही है। और अभी आने वाले समय में जो बदलाव आपको दिखने वाले हैं वो भी उसी के काउंटर का एक नतीजा होगा कि कौन प्रदेश अध्यक्ष होता है, किस तरह का मंत्रिमंडल विस्तार होता है, किस तरीके के बीजेपी के जो दूसरे संगठन हैं अलग अलग, उसमें किस तरीके के चेहरे लाए जाते हैं। मुझे लगता है ये सब तमाम चीजें आपको दिखेंगी। सीमांचल में असदुद्दीन ओवैसी एक बार फिर उन्होंने 2020 की तरह बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, तगड़ा नुकसान पहुंचाया महागठबंधन को। बसपा को भी एक सीट पर समर्थन दिया था। अब फिर से ये चर्चाएं हो रही हैं कि ओवैसी और बसपा उत्तर प्रदेश में किसी तरह की कोई नया गठबंधन या एक दूसरे को सहयोग करने जैसी स्थिति ला सकते हैं क्या जिस तरह सीमांचल में असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी एक मौजूदगी दर्ज करवाकर महागठबंधन को नुकसान पहुंचाया, क्या उत्तर प्रदेश में आप ऐसा कुछ होता देख रहे हैं? नहीं, बहुत मुमकिन है। मुझे लगता है कि ये दूसरा विधानसभा का चुनाव है जब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने, ओवैसी ने बड़ी मजबूत दमदार अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है बिहार में। उत्तर प्रदेश में भी वो लगातार ठिकाने ढूंढ रहे हैं। आप पिछला चुनाव याद कीजिए, कभी राजभर, कभी दूसरी पार्टियों के साथ छोटे छोटे गठबंधन। लेकिन मायावती ने बेशक ये साफ करके रखा हो कि भाई वो अकेले चुनाव में जाएंगी, किसी के साथ नहीं जाएंगी, लेकिन बिहार में तो उन्होंने गठबंधन किया। पिछली बार भी हालांकि उन्होंने किया था, लेकिन बिहार में उन्होंने गठबंधन किया, उसके नतीजे मिले। जब अभी तक ऐसा देखा नहीं गया था, लेकिन जब अगर आप देखें तो रामगढ़ सीट से जो समाजवादी बसपा के जो कैंडिडेट जीते हैं, पिंटू यादव, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों पार्टियों के झंडे दिखाई दे रहे हैं। पीछे अगर देखें तो एमआईएम का भी बैनर है और बसपा का भी बैनर है। और मैंने खुद बिहार में कई जगहों पर महसूस किया कि ओवैसी को लेकर के एक चर्निंग है मुस्लिम समाज में। उन्हें लगता है कि हारे या जीते ओवैसी को मजबूत करना है। और अगर उत्तर प्रदेश में भी इसी तरीके का माहौल, जो बहुत समय से ओवैसी कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भी अपने पार्टी के उसको फैलाया जाए, विस्तार किया जाए। और मायावती, मैं ये नहीं कह रहा कि मायावती के साथ गठबंधन हो जाएगा, लेकिन बिहार का एक्सपेरिमेंट हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में ये दोहरा दे, क्योंकि बसपा के भीतर भी एक चर्चा है कि हमें किसी न किसी गठबंधन के साथ चलना चाहिए। लगातार अकेले लड़के हम देख रहे हैं। तो एक कहने की बात कि मायावती लगातार इस बात को कहती है कि वो किसी के साथ नहीं जाएंगी, लेकिन हो सकता है कि ये गठबंधन बन जाए, क्योंकि मुस्लिम वोट डायरेक्ट अभी मायावती के साथ नहीं जुड़ रहा है। और अगर ओवैसी जुड़ते हैं तो बहुत मुमकिन है कि ये वोट बैंक मायावती के साथ जुड़ भी जाए। ये सब डिपेंड करता है कि उस वक्त का माहौल क्या है, कैंपेन कैसा है, दोनों नेता किस तरीके से क्या एक दूसरे के साथ आते हैं या नहीं आते हैं। लेकिन चूंकि बिहार में उन्होंने प्रयोग करके देख लिया है और ये प्रयोग कुछ हद तक सफल हुआ है, क्योंकि अगर आप देखें तो एमआईएम 5 सीटों पर जीती है। इसके अलावा कई सीटों पर वो नंबर 2 है, कुछ सीटों पर तो बिल्कुल 200-300 वोटों से वो हारी है। एक आध सीट तो मैं सीमांचल के ऐसा देख रहा हूं जहां 300 वोटों से हारी है। उसी तरीके से बसपा जो
कैमूर और रोहतास, इस इलाके में उसने बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया है। माना यह जा रहा था कि चारों सीटों पर, जो कैमूर की 4 सीट है उसमें बसपा सीधी लड़ाई में है। नंबर 1 नंबर 2 की लड़ाई में बसपा हर जगह रही है, जो यूपी से सटने वाले इलाके हैं। तो दोनों फिलहाल अभी अपने अपने पॉकेट्स में मौजूद हैं। लेकिन अगर सीमांचल में मायावती का वोट ट्रांसफर हो जाए और पूर्वांचल में और अगर इस तरफ जो आपको कैमूर और रोहतास के इलाके में मुसलमानों के वोट, जो उनको चाहने वाले हैं, उनके वोट अगर बसपा को ट्रांसफर हो जाते हैं और दोनों जीते हैं। अब आप देखिए, अगर टेक्निकली देखा जाए तो बसपा और एमआईएम मिलकर के लड़ी है, कहीं ना कहीं एक दूसरे को दोनों ने समर्थन किया है। तो कांग्रेस 6 सीट जीती है, 5 + 1 अगर आप बसपा को जोड़ दें तो ये दोनों लगभग दोनों बराबरी की पर इन दोनों की मौजूदगी है। तो इसको मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में भी ये प्रयोग दोहरा दिया जाए, और बसपा के लोग भी इस बारे में सोच भी रहे हैं। कई लोगों से जब चर्चा हुई तो उनका मानना है कि हो सकता है कि बसपा जो है इस प्रयोग के साथ चली जाए। और मुझे तो आज एक और खबर आ रही है कि समाजवादी पार्टी ने भी अपने प्रवक्ताओं को कहा है कि अब बसपा को बिल्कुल टारगेट नहीं करना है, मायावती को टारगेट नहीं करना है, सॉफ्ट रहना है। तो ये मैं अपनी जानकारी के आधार पर कह रहा हूं। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जो उत्तर प्रदेश का चुनाव है बहुत दिलचस्प होगा, और इसमें मायावती पर नजर रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि मायावती अपने पार्टी को मजबूत करने में जुटी भी है, और हो सकता है कि गठबंधन की तरफ भी बढ़ जाए। वैसे तो बहुत सारे सवाल हैं सपा कांग्रेस के रिश्तों को लेकर और योगी आदित्यनाथ को लेकर, लेकिन थोड़ा वक्त का तकाजा है कुमार अभिषेक। लेकिन कुल मिलाकर 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के कंधे जो थोड़े झुके हुए थे इंडिया गठबंधन से शिकस्त के बाद, वो बिहार चुनाव के बाद फिर से तन गए हैं। बिहार चुनाव यूपी पर असर करेगा ये पहले से कहा जा रहा था, लेकिन जिस तरह के नतीजे आए हैं उनके मद्देनज़र अब ये चर्चा तेज़ है कि सिर्फ असर ही नहीं करेगा बल्कि यूपी की पूरी राजनीति को कम से कम विपक्ष के नज़रिए से बिहार के नतीजों ने एक तरीके से डिस्टर्ब कर दिया है, छिन्न भिन्न कर दिया है, और उन्हें नए तरीके से संवारनी होगी। बीजेपी के जो सहयोगी दल हैं उन्हें भी अपनी रणनीति को, बीजेपी के साथ अपने रिश्तों को नए नज़रिए से देखना होगा। हम ये तमाम बातें हैं जिन पर कुछ बातें कुमार अभिषेक से अधूरी रह गई, उन्हें फिर पूरा करेंगे। लेकिन आज आपने हमारे साथ इस चर्चा में हिस्सा लिया कुमार अभिषेक, और हमारे सामने ये तस्वीर पेश की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का आभार। नमस्कार।